वहाँ पे किसी किस्म का रोज़गार सिवाय फ़ौज में जाने के या चंद एक वहाँ पे फाई इदारे हैं जिनके अंदर नौकरियाँ मिल सकती हैं, उसके अलावा कोई रोज़गार है नहीं। जो भी अस्पताल में जाता था वो लोग पिंडी रेफर कर देते थे, कई दफ़ा मरीज रास्ते में ही फौत होते। 1956 के बाद ये पहला कोई अस्पताल हेल्थ की तरफ एक इनिशिएटिव लिया गया। महंगाई पे काबू पाने में नाकामी इसलिए है कि दुनिया में महंगाई है। देखिए 3 साल कोई अरसा नहीं है 72 साल की बुराइयों को खत्म करने के लिए। हमने इस 3 साल के अंदर 3 नए डैम शुरू किए, पानी के जखीरा बढ़ाने के लिए, बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए। इन 3 सालों में पंजाब में हमने 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने 100 मेगावाट के साइन किए। आपकी पुलिस के अंदर एक बंदा ऐसा रिक्रूट नहीं हुआ जो सिफारशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूँ खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। यावर साहब, सबसे पहले तो आप ज़रा PP1 अटक के हवाले से बताएंगे, क्योंकि आपका हल्का इंतहाई पसमानदा है। तो जब आप वज़ारत में आए हैं तो आपने अपनी वज़ारत में आने के बाद वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट एक तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से कंसिडर किया जाता है कि पासमानदा इलाका है, फिर इसको किसी वजह से पासमानदा इलाकों की लिस्ट से निकाल दिया गया। हालांकि पासमानदगी उसकी उधर अपनी जगह मौजूद है। वहाँ पे किसी किस्म का रोज़गार सिवाय फ़ौज में जाने के या चंद एक वहाँ पे दिफाई इदारे हैं जिनके अंदर नौकरियाँ मिल सकती हैं, उसके अलावा कोई रोज़गार है नहीं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो भी हुकूमत आई उससे तवज्जो नहीं दी। मैं इलेक्शन जीता तो उस टाइम पे हालत ये थी कि हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल है, जो उस टाइम के सेंसस के मुताबिक, आज़ाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 19 लाख के करीब आबादी थी, और एक अस्पताल था बड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल जो 200 बेड का था, वो 100 से कम बेड का रह चुका था, क्योंकि गैस का वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से आधा अस्पताल बिल्कुल तबाह हो गया। तो वो वहाँ पे वो शरह कम हो गई। हमारे लोगों को तकलीफ़ ये थी कि जो भी अस्पताल में जाता था तकरीबन 80 से 90% लोगों को वो लोग पिंडी रेफ़र कर देते थे, पिंडी चले जाए। तो वो फिर एक्स्ट्रा ख़र्चा, फिर वो जो तकलीफ़ होती थी वो अपनी जगह है। कई दफ़ा मरीज़ रास्ते में ही फौत हो जाते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में जो मैं कर सका हूँ कि 3 साल की मेहनत की, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट PM इमरान खान साहब की दिलचस्पी इस तरफ डलवाई कि जो मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बन रहे पंजाब में 6, उनमें से एक अटक में बन रहा है। ये तकरीबन 6 अरब रुपए का मंसूबा है और मुझे 3 साल लगे हैं इस मंसूबे को, इसके पीछे लगा रहा। तो ये 200 बेड का मंसूबा है। ये एक बहुत जदीद अस्पताल है। वैसे 1956 के बाद ये पहला कोई अस्पताल हेल्थ की तरफ एक इनिशिएटिव लिया गया। उस अस्पताल वो जब बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा जितना जच्चा बच्चा का मसला है ये सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर जो सिविल अस्पताल है कि जहाँ पे 29 बेड थे, ये 20 लाख की आबादी के लिए, ये फिर 200 बेड पे चला जाएगा। फिर सिविल अस्पताल में जो हमारा, हम बड़ी कोशिशें करके पैसे डाल के थोड़े डाल के हम तो इसको तकरीबन 146 बेड पे ले आए हैं। लेकिन अभी इस बजट के अंदर 150 बेड का और इजाफा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नई बिल्डिंग बन रही है और वो टावर एक छोटा सा बन रहा है जिसके अंदर 150 बेड का इजाफा होगा। तो हमारे पास इंशाअल्लाह ताला 300 बेड का सिविल अस्पताल बन जाएगा। ये आपने बात अभी अटक के हवाले से हम कर रहे थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल सूबे की सूरत हाल देखें तो सेहत के मसाइल तो हर जगह मौजूद हैं। अभी कोरोना के बाद डेंगू ने सर उठा लिया है और सूरत हाल ये है कि डेंगू के फैलाव की बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए कोई बर वक्त इक़दाम नहीं किए हुए थे, ना प्रॉपर तरीके से स्प्रे किए गए इलाकों में, और अभी तक ये सूरत हाल है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप जहाँ पे आप बात करते हैं डेंगू की, देखें डेंगू का जो स्प्रे है, अगर आपको इल्म हो इसके बारे में, ये सांस की तकलीफ का बायस भी बनता है। और इस टाइम पे जो सीज़न है वो एलर्जीज का सीज़न है। इस वक्त अगर डेंगू का स्प्रे ओवरऑल किया जाए, लोगों को जो तकलीफ है सांस की वो बढ़ जाएगी। तो वो टारगेटेड स्प्रे हो रहा है, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन से स्मार्ट स्प्रेइंग हो रही है। जहाँ पे आपको एक इलाके में मिलता है कि रोज़ाना के 3-4 मरीज़ आ रहे हैं, 5-6 आ रहे हैं, तो उस इलाके में है क्या, उस इलाके में जाके इंस्पेक्शंस होती हैं, देखते हैं कि खुली टैंकी कोई ना हो
देखते हैं कि कहीं पानी खड़ा हुआ ना हो, कहीं पानी पौधों के अंदर पानी ना रुका हो, तो उस जगह की इंस्पेक्शन करके उसका सदेबाब किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारा हाथ हमारी पब्लिक का है कि वो जिस तरीके से हुकूमत की मुआवनत करेंगे कि अपने घरों के अंदर पानी खड़ा नहीं रखेंगे, उसके अंदर आप अपनी टैंकियों को ऊपर से कवर करेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर रखें ताकि मच्छर, ये साफ़ पानी का भी है भी गंदे पानी के अंदर ये चला गया। तो जहाँ जहाँ पे नालियाँ हैं, जहाँ पे पानी होता है, वो नालियाँ साफ़ हो ताकि पानी खड़ा ना हो। महंगाई पे काबू पाने में क्यों नाकाम है अभी तक? महंगाई पे काबू पाने में नाकामी इसलिए है कि दुनिया में महंगाई है। अभी आपको मैं मिसाल देता हूँ कि बिजली के या पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। नून लीग के दौर पे जो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल सेस था, वो आप उसको देखें कि कितने परसेंट था हमारे ज़माने में, हम गिराते गिराते कहाँ पे गए। अगर वही टैक्सेस अभी होते, पेट्रोल की कीमत 200 के करीब होती। तो हम लोगों ने जो कंट्रोल किए वो हुकूमत ने अपने जेब में कम पैसे डाले और उसको कम करते गए तरतीबवार, ताकि लोगों के ऊपर बोझ ना, हुकूमत ने खुद बोझ फेस किया। अभी चीनी इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें 110 से 120 रुपए किलो है, वही चीनी ला के 85 रुपए किलो बेची जा रही है। वो क्यों हो? क्योंकि हुकूमत महंगाई को काबू करने के लिए टारगेटेड सब्सिडीज दे। आटे के ऊपर हुकूमत ने पंजाब से 85 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये क्यों कर रहे हैं कि आपकी उस टाइम पे गंदम नून लीग के ज़माने में 800 रुपये मन थी, 900 हज़ार ऐसी थी, हमने उसको 1200 किया, 1800 किया, इस साल 2200 करने पे जा रहे हैं ताकि किसानों को भी पैसा मिले, वो पैदावार अपनी बेहतर करें। नतीजा क्या हुआ है कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई, मकई की रिकॉर्ड पैदावार हुई, चावल की रिकॉर्ड पैदावार हुई। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से पंजाब खुद सिक्योर हो, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, और इसके बाद पंजाब बाकी सूबों के ज़रूरियात में भी अपना हिस्सा डाल सके। तो अपोजिशन जो अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है महंगाई के हवाले से, उस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की हुकूमत ने? अपोजिशन झूठ बोलती है ना, सच बोलती नहीं। बरतानिया में बिजली की कीमत 248 या 348% बढ़ गई है। सिंगापुर में 2 बिजली के घर जो गैस पे चलते थे बंद हो गए, क्योंकि वो कहते हैं गैस महंगी होगी। आप न्यूजीलैंड में जाकर देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, मलेशिया में देख लें, इंडोनेशिया में देख लें। लेकिन आप जिन ममालिक के साथ मुआजना कर रहे हैं, वहाँ उनके सोर्स ऑफ इनकम और हमारे सोर्स ऑफ इनकम में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर यहाँ आवाम की जो ज़राए आमदन है वो क्या है? हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम में फ़र्क है, तो वो जो कीमत अगर वहाँ पे महंगी पड़ती है तो उनको अफोर्ड कर लेना चाहिए था ना। देखिए, ये महंगाई 40% फूड आइटम्स में दुनिया में है। पाकिस्तान में मैक्सिमम कितनी हुई है? जो नून लीग कहती है, वो लोग 22 से 23% कहते हैं, हम कहते हैं 13.2%। ठीक है ना। आप इसको इन दोनों के दरमियान कर लें, छोड़ें। आप बोलेंगे जी 17% 18%, दुनिया में 40%। आप दालें सारी इंपोर्ट करते हैं, तेल सारा इंपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ इंपोर्ट नहीं करते? ये क्यों करते हैं? क्योंकि पिछली हुकूमतों ने आपकी सलाहियत नहीं बढ़ाई। आपके पास जो लैब्स थी, एग्रीकल्चरल लैब्स थी, रिसर्च लैब्स, उनको अपग्रेड नहीं किया। कपास आप देखें कहाँ से कहाँ पे चली गई। 15 मिलियन टन थी 1990 की दिहाई में, अभी 750 मिलियन टन वो है कहते हैं कांटे हैं। अभी आप मुझे बताएं 15 मिलियन से लेकर 7.5 मिलियन पे आ गई। कोई तुक बनती है? क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो बात करते हैं, इन लोगों ने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी, इनने नए बीचों पे तवज्जो नहीं दी। इस वजह से इस साल जो आप टेक्सटाइल का बूम आया, आपने तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए की कपास इंपोर्ट की। आप एक्सपोर्ट करते थे, आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये 3 साल में हुआ है। ये तो पिछली इनकी दालें क्यों नहीं हम ग्रो कर रहे हैं? हम अपना खाने के तेल के हम पौधे, सनफ्लावर है, चाहे पाम ट्रीज है, हम क्यों नहीं लगाते? हमने क्या किया? इनके पास 45 साल इन दो हुकूमतों के पास, पार्टियों के पास हुकूमत रही। इन्हें किया क्या? कराची में आज सैलाब आता है तो वो चीखें मारना शुरू कर दें। वो भाई 45 साल से हुकूमत तुम्हारे पास है, वो टाउन प्लानिंग भी तुम्हारे ही बंदे थे, तुम लोगों ने किया क्या? नतीजा ये था। 3 साल से आप ये सारी बुराइयां उन्हीं पे डाली जा रहे हैं। चलो उन्होंने तो कर लिया, फिर आप लोगों ने क्या किया है? देखिए 3 साल कोई अरसा नहीं है 72 साल की बुराइयों को खत्म करने के लिए। हमने इस 3 साल के अंदर 3 नए डैम शुरू किए, पानी के ज़ख़ीरा बढ़ाने के लिए, बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए। इन 3 सालों में पंजाब में हमने 200 मेगावाट का सोलर पावर
प्रोजेक्ट्स हमने 100 मेगावाट के साइन किए, उन्हें किए थे 16 सेंट पे, हमने किए 3.75, 4 सेंट के ऊपर, उन्हें 16 सेंट के ऊपर। कोई तवाज़ुन होता है ना। तो हम बता रहे हैं, सड़कें वो बनाते थे 37 करोड़ 38 करोड़ रुपया फ़ी किलोमीटर, हम बना रहे हैं 17 करोड़ रुपया फ़ी किलोमीटर। उस टाइम पे डॉलर रुपी पैरिटी थी 100-110 रुपये, आज डॉलर रुपी पैरिटी 170 रुपये। महंगाई होने के बावजूद हम 20-21 करोड़ रुपया फ़ी किलोमीटर बचा रहे हैं। ये हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि हम लोगों ने एजुकेशन के अंदर जहाँ पे रिश्वत चलती थी पोस्टिंग ट्रांसफर्स की 3.5 अरब रुपए की सिर्फ पंजाब में हमने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसके अंदर फीमेल टीचर्स के साथ ज्यादतियाँ होती थी पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए, मॉरल करप्शन थी जो हमने ख़त्म कर दी। अभी टीचर्स को दफ्तरों में जाके ट्रांसफ़र नहीं करवानी पड़ती, अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने फ़ोन के ऊपर से बैठ के ऐप से वो करवा रही। तो ये वो चीज़ें कि जो हम सिस्टम्स को सही कर रहे हैं। आपकी पुलिस के अंदर एक बंदा ऐसा रिक्रूट नहीं हुआ जो सिफारशी हो, एक चीज़ की वीडियो रिकॉर्ड। आप मेरिट सिस्टम देखें, हर जगह टेस्ट हो रहे हैं, हर जगह जहाँ पे जो SOPs बताए गए हैं रिक्रूटमेंट के वो पूरे फॉलो हो रहे हैं खुदा के फजल से। जब आप मेरिट की बात करते हैं आवाम को तकलीफ भी होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है वोट मैंने दिया मेरा बंदा भर्ती है। लेकिन फिर आप बात करते हैं जब वो नहीं होते तो वो कहते हैं मेरिट पे हो, जब मेरिट पे वो कहते हैं ये हो। अवाम को बताना ज़रूरी है, अवाम को दिलासा देना ज़रूरी है, अवाम को उम्मीद देना ज़रूरी है, और अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि आज अगर किसी और का बच्चा मेरिट पे हो रहा है तो कल आपका भी होगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरिट के ऊपर जो भर्ती होते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका निज़ाम बेहतर चलता है, क्योंकि वो क्वालिफाइड मेरिट पे आए हुए लोग होते हैं, किसी की सिफारिश नहीं होती, तो किसी के ममनून नहीं होते, कभी किसी को पैसा दे के नहीं आए होते हैं कि फिर उन्हें पैसा कमाना हो इस चीज़ से, इससे सिस्टम तबाह होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें ख़त्म होगी, रिश्वत ख़त्म होगी। मुस्तक़बिल में आपको नज़र आ रहा है कि आप महंगाई को काबू कर जाएंगे? इंशाल्लाह। अब दूसरा बैतुल माल के हवाले से थोड़ा सा मुझे देखें, बैतुल माल पंजाब का 10 करोड़ रुपए का बजट है हमारा, ये 1994 से ऐसे ही आ रहा है, जबकि आबादी उस टाइम पे 4 करोड़ थी, अभी आबादी है 12 करोड़। तो वो 1 रुपया फ़ी कस नहीं आता, और वो 5-6 मद के अंदर वो डिवाइडेड होता है। कोई मेडिकल के लिए होता है, कोई मदद के लिए डायरेक्टली होता है, कोई तालीम के लिए होता है, कोई इलाज मुआवजे के लिए होता है। इस तरीके से कुछ NGOs को देना होता है ताकि वो गरीबों तक डायरेक्ट वो उसकी उनकी रसाई होती है। प्रॉब्लम ये है कि इस बजट को बढ़ाना है, लेकिन हुआ ये हमारी बदकिस्मती पंजाब बैतुल माल की कि सोशल प्रोटेक्शन को इतना मजबूत कर दिया गया और इतना पैसा दे दिया गया कि ये फिर डुप्लीकेशन भी होती है। फिर उसके अलावा जो हमारा एहसास प्रोग्राम है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर जितना पैसा डाला गया, पाकिस्तान बैतुल माल को जो पैसा दिया गया, फिर जो एहसास लोन प्रोग्राम को पैसा दिया गया, ये आवाम को नौकरियों से हटा के कारोबार की तरफ लेके जाने की कोशिश है कि अपनी ज़िंदगी के खुद मुख्तार बनो, और जब वो अपना कारोबार खुद करेंगे तो कौम के ख़जाने में टैक्स की शक्ल में उनकी कंट्रीब्यूशन भी आएगी, वो रोज़गार आगे से प्रोवाइड करेंगे। जब वो फलेंगे फूलेंगे, आप उनको मौका दें फलने फूलने का, टैक्स भी बढ़ेगा और आपको रोज़गार भी मिलेगा। तो ये कोशिश है कि बेरोज़गारी को कुछ हमारा लेबर बाहर जाए, कुछ हमारा अपने मुल्क के अंदर एडजस्ट हो, और फिर लोगों को सिर्फ लेबर और नौकर नहीं बनाना है, कारोबार का मालिक बनाना है, जिसके ऊपर ज़्यादा जोर है। और वो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, आसान से आसान किस्तों पे कर्जे लेके आ रहे हैं। फिर लोगों की जो प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग स्कीम है उसके अंदर हम बड़ी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उसके अंदर सब्सिडी जो दे रहे हैं, और उसके अंदर फिर कर्जे दे के उनकी आसान किस्तों की वापसी, कर्ज़ों की किस्तों की शक्ल में वापसी है, ताकि लोगों के ऊपर बोझ भी ना हो। जो किराया देते हैं वही किस्त होगी, अपने मकान के खुद मालिक हो। जी बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब की बातें सुनी, जहां उन्होंने हुकूमत की जानिब से महंगाई और बेरोज़गारी अभी तक ख़त्म ना करने का इतराफ़ किया है, वहाँ उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया है कि वो जल्द महंगाई पे काबू पा लेंगे। मेरे इस इंटरव्यू के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।